अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं आपको ईमान वालों की तरफ से सलाम देना चाहूँगा और मेरे बचपन के दोस्त राफ़ी रफ़ीक बिन आमिर आपको सलाम करना चाहेंगे। आजा। ये हमारे स्कूल के क्रिकेट कैप्टन होते थे और मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर हैं। कैसे हैं सर? सर, सी बड़ी। एनीवेज, डू यू वांट टू स्टे और यू वांट टू गो होम? जस्ट कंटिन्यू। हाँ ठीक है, फिट है। तो ये थे मेरे दोस्त राफ़ी रफ़ीक बिन आमिर और इनका तारुफ इसलिए था कि जर्मनी से आए हैं कुछ देर के लिए, तो मैंने कहा और वापस आना चाहते हैं हमारे मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए। ये वो एक्सपर्ट हैं जो बहुत सारे पैसे लेके आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज मैं इतना गैर संजीदा क्यों? क्योंकि हमारी जो मेन लाइन की खबरें हैं वो भी गैर संजीदा ही हैं। अपनी नोयत के अतबार से नहीं, बट एटलीस्ट उनके कॉन्टेक्स्ट के अतबार से। वो क्या है कि अब यूट्यूबर डकी भाई की जो बेगम है मोहतरमा रूप जितोई साहिबा, उनको भी शामिल तफ्तीश कर लिया गया है और उन्होंने प्री अरेस्ट बेल हासिल कर लिया है। जब एक मुल्क के अंदर आम जो ज़ाइटगाइस्ट जिसको कहा जाता है, जो कल्चरल जहाँ फैड्स डिटरमिन हो रहे होते हैं, जहाँ गुफ्तगू हो रही होती है, अगर वो ये कुछ होगी तो मेरा ख्याल है उस कौम का अल्लाह हाफ़िज़ है। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, हमारे जो साइबर क्राइम एजेंसी है और मुख्तलिफ जो इदारे हैं वो अब एक्शन में आ चुके हैं विद रिगार्ड्स टू ऑनलाइन गैम्बलिंग, बाइनरी ट्रेडिंग ऐप्स और मुख्तलिफ नामों से जो ये जुए की और मनी लॉन्ड्रिंग की एप्लीकेशंस हैं। बार बार आपको असदुल्ला काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स में जिक्र भी करते हैं चीज़ों का कि ये सिर्फ जुए की ऐप्स नहीं हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग की ऐप्स भी हैं। जुए वाला एलिमेंट जो है, जो प्रमोटर्स होते हैं, जो मैनेजमेंट होती है और जो मालिकान होते हैं, उनको आपके लॉसेस के ज़रिए कमाई मिलती है और लाखों रुपए की नहीं मिलती, ये लाखों मिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई होती है, जो कि फिर डिस्प्ले में भी नज़र आता है आपको जब आप डकी भाई की स्टोरी देखते हैं, जब कोई शामिल तफ्तीश लोगों की आप कहानियाँ देखते हैं, उनकी पेमेंट्स देखते हैं, किस किस्म के वो लाइफस्टाइल जी रहे हैं। ये एक पहलू है गैम्बलिंग, वो मुतलकन हराम है, कानूनी तौर पे इलीगल है। इंटरनेशनली काफ़ी ज़्यादा ये जो ऐप्स हैं जो हैं वो मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से बैंड हैं, ब्लैक लिस्टेड हैं, मुख्तलिफ नाम बदल बदल के आते हैं हमारे मुल्कों में ऑपरेट करने के लिए। और इसके बावजूद कि सरकारी महकमे इनको ग्रीन लाइट देते हैं, जब आप ऑपरेट करते हैं इम्प्यूनिटी के साथ 2-3 साल एक मुल्क के अंदर, आप टॉप ऑफ द लिस्ट PSL, जिससे बड़ा कोई ब्रांड नहीं है पाकिस्तान में, जो एक स्टेट बैक्ड ब्रांड है, उसकी सारी आप फ्रेंचाइजीज़ के अंदर आपकी बेटिंग ऐप्स की एडवर्टीजमेंट होती है, तो थोड़ा वाज़ेह हो जाता है कि यहाँ पे मसला जो है, लड़ाई जो है वो डोमिनेंस की है। लड़ाई सिर्फ हलाल हराम लीगल इलीगल की नहीं है, लड़ाई ये है कि ये टीटली बीटली बच्चे कौन हैं जो ये जुआ खेल रहे हैं, क्योंकि उसका जो दूसरा एंगल है वो ज़्यादा अहम है। शायद ये जुए वाला एंगल जो है वो शायद हमारी हुकूमत को इतना नहीं चुभा जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला एंगल है। कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर आमतौर पर दुनिया के ममालिक में अगर देखा जाए तो वो उन मुल्कों की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, डीप स्टेट, पॉलिटिशियंस, सिविल ब्यूरोक्रेट्स, उनके हाथ में मनी लॉन्ड्रिंग की कुंजी होती है। वो चाबी भी उनके हाथ में होती है, कुंजी भी उनके हाथ में होती है और वो फैसला करते हैं, वो मुतय्यन करते हैं कि सिटी ऑफ लंदन में, दुबई के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर कितने फ्लैट रशियंस के हैं, कितने अपार्टमेंट्स चाइनीज़ के हैं, कितनी प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो क्यूबन्स की हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दुनिया के ममालिक जब अपना पैसा धोते हैं तो बहुत से वो वर्जिन आइलैंड्स को देखते हैं, वो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स को, वो माल्टा को देखते हैं, वो UAE को देखते हैं। इसी तरह अगर आप अमेरिका इटसेल्फ की इकॉनमी को ले लें तो CIA की अपनी इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक 1980s और 90s के अंदर अमेरिका ऑन एन एवरेज सालाना एट दैट टाइम एटलीस्ट $1 ट्रिलियन सालाना दुनिया जहान के पैसों के लॉन्डर करता था। $1 ट्रिलियन, ये 1980s और 90s की बात आ रहा हूँ। आज के दिन में हम मुतय्यन भी नहीं कर सकते। और हकीकी तौर पर आपको बताऊं तो इनकी इकोनॉमीज़ जो है ना ग्लोबल, वो इसी मनी लॉन्ड्रिंग की बुनियाद पे खड़ी हुई हैं। और इनकी एलीट फैमिलीज़ भी यही इसी कारोबार में बैंकिंग सेक्टर हो, IT का सेक्टर हो और मुख्तलिफ शोबाजात जो हैं ऐसे बहुत से मुंसलिक हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों हमारे ही मुल्क के अंदर, हमारी ज़िंदगियों के अंदर एक फ़ैशन मॉडल्स का स्कैम निकला कि वो बड़े बड़े सियासतदानों की और एलीट लोगों के पैसे लॉन्डर करते थे फिजिकली। थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स और पाउंड्स और दिरहम्स वो मूव कर रहे थे फ़्लाइटों के इन बिटवीन, बिकॉज उन्होंने शूट्स के लिए दुबई जाना होता है, थाईलैंड जाना होता है, कहाँ कहाँ जाना होता है। तो जहाँ भी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऐसे पैसे इन्वॉल्व होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की जो शार्क्स हैं, जो बड़ी मछलियाँ हैं इस इंडस्ट्री की, वो दाखिल हो जाती हैं। सेम आप टिकटॉक लाइव पे आपने देखा, हमने यहाँ स्टोरी ब्रेक की, टिकटॉक लाइव में जो वर्सेस होते हैं वो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हो रहे होते हैं, उसमें कमीशन फिक्स्ड होती है इन्फ्लुएंसर्स की। इसी तरह आप देख रहे हैं कि इन बेटिंग ऐप्स के अंदर भी प्राइमरली काले पैसे को सफ़ेद किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ इंटरनेशनल नहीं होती, डोमेस्टिक भी होती है। यानी काले पैसे जो कैश की सूरत हाल में होते हैं, कैश की शक्ल में होते हैं, बेनामी अकाउंट्स में होते हैं, उनको डिक्लेयर करने का और साफ़ करने का और धोने का तरीका ये होता है कि लेजिटिमेट बिजनेस के थ्रू आप उनको इवन एज लॉसेस अगर आप शो करें, उसमें आप लॉस भी कमाएं,
तो आप उनको लेजिटिमाइज कर सकते हैं और आप मेन स्ट्रीम में आप उनसे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जैसे कि आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, गाड़ियाँ परचेज कर सकते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं वगैरह वगैरह। यानी मेन स्ट्रीम पाकिस्तान की इकॉनमी में ऑपरेट करने के लिए और ग्लोबल इकॉनमी के लिए आप इन ऐप्स के थ्रू ये अपने मनी को वाया कर सकते हैं। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि अरूब जतोई साहिबा और डकी भाई उनके लिए अल्लाह खैर का ही मामला फरमाए, क्योंकि मैं मासूम तो नहीं कहूँगा, इनके जो शौहर हैं जो मशहूर डकी भाई हैं उनका नाम जो गालिबन है वो सादुर रहमान साहब है, मुझे बच्चे भी बता रहे हैं भी है। तो सादुर रहमान साहब जो हैं वो मैं उनको अनविटिंग नहीं कहूँगा, अनविलिंग नहीं कहूँगा, बट कम अज़ कम वो मैं कहूँगा कि ट्रेंड में फंसने वाले शख्स हैं। ना वो ट्रेंड के बानी हैं, ना वो ट्रेंड के मेन मैनेजर हैं, ना वो ट्रेंड के पहले तारुफ करवाने वाली ऐसी शख्सियत के वो मालिक हैं। वो सिर्फ एक बच्चा है जो यूट्यूब के बच्चे की तरफ तो मर्द है, वो 25 साल का है, वो एक मर्द है, एक जो नौजवान है जो यूट्यूब के ज़रिए हर उल्टी सीधी चीज़ बेचने के लिए तैयार है, बिकॉज हमने इंडस्ट्री को सेटअप ऐसे किया है। हमारे यहाँ कॉर्पोरेट प्राइवेट मार्केटिंग कल्चर ही यही है कि आप अगर अखबार को उठा के देख लें, मिसाल तौर पे मैं एक बात करता हूँ, डकी भाई को मैं डिफेंड नहीं कर रहा, बट बात यह है कि अगर आप अखबार को उठा के देख लें जो लेजिटिमेट बिजनेस है जिसको एक सेठ चला रहा है, उस अखबार की एडवर्टाइजमेंट कहाँ से आती है? सारी सरकारी एडवर्टाइजमेंट होती है। यानी हम टैक्स पेयर मनी से डिफरेंट महकमों के थ्रू हम ARY को, GNN को, जियो को, मैं सबके नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको सारी वैरायटी मिल जाए, कोई एक इससे पाक नहीं है। हम उसको सरकार की तारीफ़ की चापलूसी की खातिर, तनकीद ना करने की खातिर, उनके प्रोजेक्ट्स को, उनकी पॉलिटिकल को हाईलाइट करने की खातिर हम उनको एड रेवेन्यू देते हैं TRP की बुनियाद पे। ये भी तो एक बिल्कुल कम्प्लीटली मेस्ड अप सिस्टम है, लेकिन आप कभी किसी सहाफ़ी को इस निगाह से नहीं देखेंगे। तो डकी भाई के साथ यूनिक क्या है कि 2-3 एलिमेंट्स हैं। एक क्लास का एलिमेंट है, डकी भाई खुद को लो क्लास कंसिडर किया जाता है, तो ठीक है यार, ये लो क्लास आदमी जो है, जो मिडिल क्लास से आया हुआ है, इसने 2-4 करोड़ रुपये कमा लिए हैं, इसको उल्टा टंगा दो, इसको हम ज़रा खंगालें, इसको सीधा करते हैं, हम इबरती मिसाल निशान बनाते हैं इसको। ये आसान है, एलीट को पकड़ना मुश्किल होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो उन ऐप्स को रन कर रहे हैं, जो कंपनियां उस तरह की ऐप्स को पाकिस्तान में रन कर रही हैं, उनको खुली छूट है। एक खुशी की बात यह कि 64 के 60 46 मैंने उल्टा कर दिया, 46 ऐप्स को बैन भी किया गया जो ऐसा काम कर रही हैं। लेकिन उन ऐप्स का क्या जो पाकिस्तान की प्रीमियर स्पोर्ट्स टीम्स को स्पॉन्सर करती हैं। ये बात ये नहीं है कि ये छोटा जुर्म है, ये बड़ा है तो उसको पकड़े वरना इसको ना पकड़ेगा, ये बात नहीं कर रहा। छोटे जुराइम भी मुजरिम ही करते हैं, उनको पकड़ना चाहिए, लेकिन बड़े जुराइम जो करते हैं वो मुजरिम नहीं, वो वेल मछलियाँ करती हैं, उनको पकड़ने के लिए पूरा पूरा बड़ा बड़ा जाल चाहिए होता है। सो मकसद मेरा ये कहने का है कि ये एलीट का एक शगफ या खेल बन के रह जाएगा, हमारा एक्सेस इसको ख़त्म हो जाएगा। शायद ओवरऑल इसका एक नेट बेनिफिट हो, लेकिन मुझे लगता है इसके अंदर एक इंटरनलाइज्ड प्रॉब्लम है कि शामिल तफ्तीश जो 6 लोग भी बताए जा रहे हैं मुबैना तौर पे, नाम नहीं उनके पता, बट हमें पता है, आपको पता है वो कौन लोग हैं। वो यूट्यूबर जो आप 6-7 इसी चैनल पे सुनते हैं उन पे, और मार्केट में भी उनके नाम चलते हैं, मैं नाम नहीं लेता। ये छोटी मछलियाँ हैं, आपको और मुझे नज़र आते हैं कि ये 50 करोड़ की सामी है, फलाना 10 अरब की सामी है, फलाना 2 अरब की सामी है, बिकॉज उसने घर ले लिया, उसने गाड़ी ले लिया। बट यार ये दिस इज़ ज़ियाउल हक साहब के अल्फाज अगर इस्तेमाल करूँ तो दिस इज़ पीनट्स, ये मूंगफलियाँ हैं, ये बिग शार्क नहीं है, बड़ी हड्डी बोटी नहीं है। हड्डी बोटी जहाँ पे है वहाँ पे हाथ डालना मुश्किल होता है। ये हकीकत है। इस वक्त जो साइबर क्राइम को लेके क्रैकडाउन हो रहा है बाइनरी ऐप्स पे, बेटिंग ऐप्स के ऊपर, गैम्बलिंग ऐप्स के ऊपर, कसिनो ऐप्स के ऊपर, हकीकत ये है कि आपको आने वाले दिनों में नज़र ये भी आएगा कि ये बच्चे भी अब सियाने होंगे और ये यूट्यूबर जो हैं अब इससे तौबा तायब होके भी वापस आएंगे, बिकॉज इनको भी समझ आ रहा है कि यहाँ पे कोई भी किसी का नहीं है। यानी इन बच्चों को यही तासुर दिया जाता था ना, जब बड़े बड़े लोग मिलते थे, इनको अफसर मिलते थे ना, बड़े बड़े हुक्मरानों के बच्चे यूट्यूबर बनना चाहते थे, इन लोगों के साथ हैंग आउट करते थे, इनको एड्स। ये क्या वजह है कि इन्हीं लोगों को सारे एड्स मिल जाते हैं कॉर्पोरेट, और इन्हीं लोगों के चैनल बैन नहीं होते, और इन्हीं लोगों को कभी शैडो बैन नहीं किया जाता, और इनके खिलाफ कभी, मैं मिसाल देता हूँ आपको एक फ़नी सी, और ये मिसाल मेरी अगली कॉन्वर्सेशन टॉपिक से भी लिंक्ड है कि ये क्या वजह है कि पीका डकी भाई पे कभी नहीं लगा। अरे यार बहुत से ऐसे काम किए माशाल्लाह से उन्होंने। पॉइंट मेरा ये नहीं है, पॉइंट मेरा ये है कि इन लोगों को पेट्रनेज मिल रही थी, इन लोगों को लाड प्यार मिल रहा था मिड लेवल अफसरान से, मिड लेवल से हसदान से, बट टॉप ब्रांचेस की अप्रूवल के साथ कि ज़रा इन्होंने रजा कर रखो, ये अपने ने। तो एक एटीट्यूड हमेशा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होता है, ये फिल्म में हो, टीवी में हो, और यूट्यूब में भी नज़र आता है आपको कि कुछ लाडले हैं जिनको फ्री वे मिलती है, लीवे मिलती है। यहाँ पे भी जो केस है ना, ये है बदमाशी का केस है मेरे ख्याल में, कि जहाँ पे जो बड़ा गैंगस्टर है, जो बड़ी माफिया है मुल्क की, वो छोटे गैंगस्टर, छोटी माफिया को कह रही है कि ना इदा ना पुत्र,
हमारा खर्चा टेबल पे रखा जाए पहले। और मेरे ख्याल में डकी भाई को ये मॉडल सिटीजन बना के पेश किया करेंगे कि यार डकी जो है वो बताता है बच्चों को अबाउट द हार्म्स ऑफ गैम्बलिंग, और मैं भी गैम्बलिंग ऐप्स में फंस गया था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहरहाल दुआ करते हैं कि इन लोगों के साथ इंसाफ हो, जुल्म ना किया जाए इनके खिलाफ, मारा पीटा ना जाए, इनको हरास ना किया जाए। बट पाकिस्तान में ये दुआ शायद ये वो है जो आखिरत में कबूल होगी, दुनिया में पाकिस्तान में ही होते हुए नज़र नहीं आती। बट वी विश देम वेल, चाहे जो मर्जी उन्होंने जुर्म वगैरह किए हैं, तो बेचारे हमारे जैसे लोग ही लालच में आ गए, बुरी उसमें वो फंस गए लत में, और हज़ारों लाखों बच्चों को लत इनफैक्ट यू नो व्हाट, वी डोंट विश देम वेल। हज़ारों बच्चों को लत लगा दिया, आई डोंट एक्चुअली विश देम वेल, बट अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। कि अगली एग्जाम्पल से क्यों मैचअप करता है। सुहेल उड़ाइद साहब ने एक क्लेम बनाया था, हमने आई थिंक कवर किया था पूरा, इस पर क्लिप था असद का। उन्होंने क्लेम बनाया था लंबी एक तफसीली मीटिंग का। उन्होंने परपोर्टेडली मुबैना तौर पे कहा था कि अब अगेन मुबैना इसलिए बिकॉज ये मशकूक हो गई खबर कि मेरी बड़ी एक लंबी तफसीली, जैसे साथ डिस्क्राइब कर रहा था ऑफ कैमरा के, हार्ट टू हार्ट पर्सनल थेरेपी सेशन हुआ मेरा विद दी फील्ड मार्शल चीफ आर्मी स्टाफ। ये तासुर एक पर्टिकुलर मैसेजिंग को, एक पर्टिकुलर पैगाम को जस्टिफाई करने के लिए था, और उसके बाद आपको नज़र आया कि DGISPR ने आके एक बड़ा क्लियर बयान दे दिया कि ऐसी कोई मुलाकात हुई नहीं है, और जनरल पाकिस्तानियों की मुलाकात के अंदर 2-3 मिनट खड़े खड़े अगर शायद ऐसे ही कोई मुलाकात सुहेल उड़ाइद साहब के साथ हो जाए, तो बंदा सवाल ये पूछता है कि लेफ़्ट राइट एंड सेंटर पाकिस्तान के अंदर बड़े छोटे जराइम के ऊपर, छोटी जराइम भी नहीं, अक्सर तो छोटे से इजहार पे आज़ादी राय के लोगों को अबडक्ट भी किया जाता है, और आजकल किया जा रहा है, 2-3 साल से किया जा रहा है। लोगों के ऊपर पीका एक्ट लगाया जाता है, लोगों के ऊपर मुख्तलिफ फ्रिवलस केसेस बनाए जाते हैं। तो ये क्या वजह है कि सुहेल उड़ाइद साहब पे कोई केस नहीं बना? मैं ये नहीं कह रहा कि उन पर बनना चाहिए, मैं तो कहता किसी में बनना नहीं चाहिए, बट ये क्या ही वजह है कि सुहेल उड़ाइद साहब के खिलाफ एक एडमोनिशमेंट की स्टेटमेंट आ जाती है DGISPR की, और कोई लीगल एक्शन या कोई ऐसा एक्स्ट्रा जुडिशल एक्शन नहीं लिया जाता जिस तरह के आमतौर पर पाकिस्तान में लिया जाता है। एक तो ये पहलू आपने समझना है कि थोड़ी सी नुज़ा कुश्ती का पहलू मुझे लगा है पर्सनली, कि सुहेल उड़ाइद साहब की अगर हिस्ट्री देखें तो वो तो ऐसे एक तासुर हमेशा देते हैं जो भी चीफ आता है कि हम दोनों के दरमियान तो हवा नहीं सरकती, और बाजवा डॉक्ट्रिन को इस्टेब्लिश करना, मार्केट करना, उस ज़माने की इमरान खान गवर्नमेंट के गीत गाना और ये सारे काम करना, वो भी तो सुहेल उड़ाइद साहब का काम था। ये कहना कि कॉलम्स में अपने बड़े बड़े कॉलम लिखना कि बाजवा डॉक्ट्रिन अब हमारा फ्यूचर है, लॉन्ग टर्म चलेगी, हिंदुस्तान हमारा दोस्त बनेगा, ये होगा वो होगा, टैंकों को जंग लग गया, डीजल नहीं है, फलाना नहीं है, ये सब सहाफ़ी लोग, टेक्निकल सहाफ़ी लोग, ये लोग शामिल थे उस नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर। ये क्या वजह है कि जब रजीम चेंज हुई तो, और वाकई में रजीम चेंज हुई, तो एकदम से जो है वो एक विद द सेम कंसिस्टेंसी कि मेरे और चीफ के दरमियान हवा नहीं सरकती, और मैं 180 के ऊपर आके आपको बता रहा हूँ। मसला ये है कि ये लोग सहाफ़ी नहीं हैं, दे आर नॉट एनालिस्ट, ये लोग तर्जयकार नहीं है, ये लोग एक्सेस जर्नलिस्ट हैं, अंग्रेजी में इनको एक्सेस जर्नलिस्ट कहा जाता है। हमारे यहाँ माजरत के साथ पीका के खौफ को मद्देनज़र रखते हुए इनको लिफाफा वाला सहाफ़ी कहा जाता है। नॉट टू इम्प्लाई कि इनको लिफाफे मिले, मैं ये नहीं कह रहा, बट हमारे यहाँ टर्म ये है कि ये एक्सेस जर्नलिस्ट हैं, ये बड़े लोगों के ड्राइंग रूमों में, लाउंजेस में, कॉफ़ी शॉप्स में, कॉन्फ्रेंस हॉलों में बैठ के तज्जिया नहीं किया करते होते, ये स्टेनोग्राफर हैं। जिस तरह अदालत के अंदर एक स्टेनोग्राफर होता है ना, जो काजी के फतवों को ऐसे लिख रहा होता है साथ साथ के अदालत में क्या क्या हुआ, ये लोग स्टेनोग्राफर हैं। ये सिर्फ सरकार की तर्जुमानी, सरकार एट द टाइम, जनरल गवर्नमेंट की भी बात नहीं कर रहा, उस वक्त की रजीम की सिर्फ तर्जुमानियाँ कर रहे होते हैं, और बीच में 2 लुकमे को अपने डाल देते हैं। कोई लुच्चा, अब ज़रा तंदूर गर्म हुआ था तो अपनी भी रोटी लगा देते हैं। ये अब वल्ला ये रोटी लगाने का मकसद क्या था? ये एक ऑथेंटिक डिज़ायर थी सुहेल उड़ाइद साहब की कि सुलह हो, सफाई हो, इमरान खान साहब बाहर आएँ, या ये एक थोड़ा सा नूरा कुश्ती वाला एलिमेंट जो है, जो कि लग बुई रहा है कि कभी कभी वक्तन फ़वक्तन एक हल्की सी उम्मीद की किरण छोड़ी जाती है कि इमरान खान साहब बाहर आने वाले हैं। इसी तरह ये उनकी 9 मई की 8 के 8 केसेस में सुप्रीम कोर्ट से बेल हो गई है, और
इसके बावजूद कि वो केसेस ट्राई होंगे, हो सकते हैं, उनमें वो मुजरिम भी ठहराए जा सकते हैं, उनको सिर्फ ज़मानत मिल गई है इस बुनियाद पे कि वो इन केसेस के लिए उनको पेशी के लिए जेल में होने की ज़रूरत नहीं है। बट यही चीज़ अलकादर ट्रस्ट केस पे अप्लाई करती है, तोशाखाना केस पे अप्लाई करती है, तो अभी भी टेक्निकली उनकी बेल कंप्लीट या कॉम्प्रहेंसिव नहीं। कितने केस हैं? 100 हैं, 200 हैं, 300 हैं, 200 के आसपास केस हैं। हाँ, केस एक ही है वो अब एक बड़ा केस बना दिया उन्होंने, अलकादर वाला, तो इसमें सजा हुई टेक्निकली श्योर। तो बाकी सारे हैं उन पे तो वो ऑल राइट बडी, कैन आई थिंक यू कैन डू द शो, डू यू वांट टू टॉक टू राफिल रफीक बनाफिर? तो सो एट द एंड ऑफ द डे, एट इट्स कोर, आई डोंट थिंक कि कोई टेंजिबल, एट बेस्ट ये जुडिशल एक्टिविज्म है कि कुछ जजेस ने अपनी क्लीन कॉन्शियस की खातिर ये काम कर दिया कि यार ये जुडिशली साउंड हरकत यही है। एट वर्स्ट ये अगेन वही नूरा कुश्ती का एलिमेंट है कि ज़रा सी एडजस्टमेंट और एक न्यू नॉर्मल की तरफ पाकिस्तान की उस वोटर बेस को लेके जाना जो अपने जज्बात को इमरान खान साहब से वाबस्ता रखते हैं। और उसमें मेरे ख्याल में आई वू हैव नो प्रॉब्लम सेइंग कि पाकिस्तान की एक मेजॉरिटी यूथ वोटर बेस यही इस तरह सोचती है कि वो खान साहब के अतबार से अपनी कुछ ना कुछ उम्मीद बाकी रखते हैं। अलबत्ता इसको फॉलो अप करने वाली DGISPR की भी स्टेटमेंट है, वो भी यही है कि 9 मई के मुल्ज़मान चाहे वो माफ़ी मांग लें, चाहे वो प्ली ले लें, उनको फिर भी सज़ा किसी न किसी नौयत की दी जाएगी। ये भी बहुत एक सख्त स्टेटमेंट है। अगेन इस बैक एंड फोर्थ में, इस टेनिस मैच के अंदर आई थिंक ग्रेटर लूज़र पाकिस्तान की आवाम ही बनती है, बिकॉज PTI की जो मैनेजमेंट है, एक्सक्लूडिंग इमरान खान और उनकी फैमिली, वो तो काफ़ी ऑब्वियस है कि सफ़र कर रहे हैं, बट PTI की जो मैनेजमेंट है, जो इवन सो कॉल्ड जो अभी भी बगावत के मोड में है या सो कॉल्ड एक पॉलिटिकल एक्टिविज़म के मोड में है, वो काफ़ी ज़्यादा अवामी मकबूलियत और लग्जरी सरकार के उस पर एंजॉय कर रही है। इसी तरह नून लीग पीपल्स पार्टी का तो ऑब्वियस है, स्टेट का भी ऑब्वियस है। अवाम इस खिंच तनाव के अंदर, इस खिंचतानी की लड़ाई के अंदर सफ़र करती है, बिकॉज लोगों के मेंटल मॉडल अभी तक ठीक नहीं हुए, लोगों के फोकस इकोनॉमिक एक्टिविटी पे नहीं है, अपने काम धंधे पे नहीं होते। आप एवरेज लोगों को मिलते हो अभी भी दे आर स्टिल ऑब्सेस्ड विद इमरान खान, और ये नेचुरल है, यू कांट टेक इट आउट ऑफ देम। और बार बार हम ये मशवरा देते हैं, सिक्योरिटी स्टेट दुनिया के मुल्कों में एक हकीकत है, लेकिन पॉलिटिकल प्रोसेस भी एक हकीकत होती है, और सिविल पॉलिटिकल प्रोसेस के बगैर मुल्क चलते नहीं होते। ये दोनों एक किस्म की मॉडर्नेशन स्टेट के गाड़ी के पहिए हैं, तो दूसरे पहिए के बगैर गाड़ी रेंगती ही है, स्किड ही मारती है और ऐसे कोनों से ही निकलती है। वो एक इज़्ज़तदार 100-200 की स्पीड के ऊपर एक हाईवे पे नहीं चल सकती। आप इकॉनमी में भी देख रहे हैं, लाख एफर्ट्स के बावजूद, 1 पेज पॉलिसी के बावजूद इकॉनमी को रिवाइव करना इतना आसान काम नहीं होता। पब्लिक कॉन्फिडेंस मेन की होता है इकॉनमी का, और पब्लिक कॉन्फिडेंस वोटिंग प्रोसेस के थ्रू सीमेंट होती है। एक सिस्टम वर्कआउट किया ना, मगर अगर हमने मगरबी तहजीब का हिस्सा रहना, जो कि हम हैं, हम एक लिबरल डेमोक्रेसी की तरह स्ट्रक्चर्ड हैं, या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की तरह, या एक रिपब्लिक की तरह, इन्हीं एक टेक योर पिक व्हाटएवर यू वांट टू मेक अप, उनमें से हम एक हैं। कंसिडरिंग कि हम एक हैं उनमें से, तो उनकी मार्केट सिस्टम्स जो इन प्लेस हैं, वो अवामी राय की जो प्रेशर कुकर है उसको यहाँ से उसकी स्टीम रिलीज़ करते हैं, और वो स्टीम नहीं निकल रही। फरवरी का इलेक्शन एक बहुत अच्छा मौका था, हमने मार खाई। 9 मई पे माफ़ियाँ देना एक अच्छा मौका था, हमने फिर वहाँ गलती की। आज मई की झड़प के बाद हमारी रियासत के पास मोर देन इनफ रूम है, और सारे प्लेइंग कार्ड्स रियासत के हाथ में। सब इंटरनेशनल सपोर्ट, डिप्लोमेटिक फ्रंट, इन्वेस्टमेंटें यहाँ आ रही हैं, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग है, एयरफोर्स स्ट्रॉन्ग है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, हर जगह बंदा सलूट मार रहा है। PTI वाले को भी कहना पड़ रहा है कि यार काम तो ठीक किया आप लोगों ने, अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। सो गिवन दो सर्कमस्टांसेस, कंसिडरिंग कि आप सारे कार्ड्स होल्ड कर रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी की डील करें और ख़त्म करें। हाँ, अलबत्ता ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि खान साहब जो है वो ऑब्स्टनेंस की उम्र में आ चुके हैं, ढिठाई की उम्र जिसको कहते हैं, वो बहुत बड़ी उम्र है कि वो उम्रदराज हैं। उनके अंदर एक रेवोल्यूशनरी से जैसे जज्बात तो पैदा हो गए। मैं नहीं कहूँगा कि एक्चुअल रेवोल्यूशनरी कोई प्लान है उनके जहन में, बट इनकलाबी जैसे फ़िक्र और उनकी अपनी लेगेसी, वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक अगर वो इतना 2 साल बर्दाश्त कर गए तो शायद वो 2 और साल शायद निकाल लें। तो उनसे कोई हाँ मनवाना, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हुए हैं, सक्सेसफुल पॉलिटिकल करियर, सक्सेसफुल मिलिट्री, अपना प्राइवेट करियर, प्राइवेट लाइफ अच्छी, बिजनेस अच्छा किया, क्रिकेट अच्छी खेली, वेलफेयर का काम किया, तो इट इज़ अ टफ नट। ये वो है जो ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है लुकमा। आई थिंक इसके बारे में रीथिंक करने की ज़रूरत है हमें। हमारे जो मॉडल्स हैं एग्जिस्टिंग, हम जो एक रिपेटिटिव साइकिल में होते हैं, एक बंदा बिल्टअप करते हैं, फिर उसको गिराते हैं, उसकी पार्टी तोड़ते हैं, उसको जेल में डालते हैं। एक मार भी दिया था हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो।
बट इसी तरह की जो साइकिल रिपीटेटिव, उसमें भुट्टो ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान फिर ज़्यादा रिलायबल नज़र आया, लेकिन इमरान खान साहब जो अकेले फ़र्द हैं, अगर वो ख़ानदान के साथ नहीं आ रहे तो वो रिलायबल नहीं लग रहे। वो लगेगा कि सिस्टम में उन्होंने आके एक खराबी डाल दिया, क्योंकि लूप तो यही था, ही वुड गो टू जेल, ही वुड गो टू इंग्लैंड और टू बनी गाला, रैलीज होनी थी कोई वकीलों की या जुडिशरी की या ब्यूरोक्रेट्स की तहरीक उठनी थी या जर्नलिस्ट की तहरीक उठनी थी, नारे बजने थे। 2-3 साल में खान साहब ने वापस, जनरली जो एक तरतीब पाकिस्तान में बनती है। अलबत्ता 9 मई इट सीम्स के इट हैज़ चेंज द स्क्रिप्ट अ लिटिल बिट, कि हमारी स्टेट अब डेड सेट है कि नहीं, इमरान खान विल नॉट बी रिहेबिलिटेटेड। और शायद खान साहब भी यही चाहते हैं कि मैं रिहेबिलिटेट ना हूँ, मैं फातेह के तौर पे बाहर आऊँ। तो देखते हैं कि फिर इमूवेबल ऑब्जेक्ट है, अनस्टॉपेबल फोर्स है, तो बीच में अवाम है, टक्कर में देखते हैं कौन कुछ ला जाता है। इस जीवन में जो ये सारा लेआउट किया आपके सामने सिनेरियो, मुझे लगता है रियासत का जो मूड माहौल है, इरादा है, वो तो वाज़ेह हो जाना चाहिए। GHQ अटैक केस के अंदर नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स, उमर यूब, जरताज गुल, 12 अदर PTI लीडर्स, इसमें कंवल शोजाब और बहुत ज़्यादा लोग हैं। आई डोंट थिंक मूड लग रहा है किसी रिहाई या किसी रिहेबिलिटेशन का। बहरहाल हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं और आप लोगों का फीडबैक दे दें, गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारा काम ये है कि ईमानदारी से बात कर देना, सच बात कर देना। बेहतर ये है कि सुलह सफाई से काम लिया जाए। इन लोगों को जेलों में डाल के कोई फ़ायदा नहीं, नुकसान ही है लॉन्ग टर्म। बिकॉज ये अफराद नहीं है ना सिर्फ, दे आर लिंक्ड टू थाउजेंड्स इफ़ नॉट मिलियंस ऑफ फैमिलीज़ जो उनके साथ उनके जज्बात वाबस्ता हैं, कारोबार साझे हैं, पॉलिटिकल विल साझा है। यू आर नॉट जस्ट मैसिंग विद इमरान खान और पोलिटिकल पार्टी। एक सर्टन सेगमेंट है पाकिस्तान का, उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। हमेशा ही होता है पाकिस्तान के अंदर, बट शायद हमारी तादाद इतनी ज़्यादा है कि हमारी हुकूमत रिलाई करती है कि चलो ये वाला हिस्सा नहीं तो ये वाला हिस्सा, 25 करोड़ है, चलो करोड़ नाराज़ हो गए, इन करोड़ को राज़ी कर लो। आई डोंट नो, बट जिस तरह वॉर एंड टेरर के अंदर हमने काफ़ी गलतियाँ की, उस तरह एक नया दौर जो है, जो नया ग्लोबल लैंडस्केप है, उसके अंदर दोबारा बहुत सी डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी गलतियाँ करने की गुंजाइश है। मई की फतह के बावजूद भी यूँ पकी पकाई खीर भी जो है वो ख़राब की जा सकती है, और पाकिस्तान ने मुजाहरा किया हुआ तारीखी तौर पे। तो दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये एक अमन का ही मामला होगा। जिन लोगों ने प्लानर्स ने फसाद किया भी 9 मई पे, उनके लिए भी कुछ सुलह सफाई का रास्ता इख्तियार करना चाहिए, बिकॉज वो एक पॉलिटिकल एक्टिविज़म के तहत एक ज़रा हद से बाहर निकल गई। जो जायज़ सज़ाएँ उनको दें, लेकिन वो एक कानूनी रास्ते से उनको दी जाएँ, एक प्रोसेस के तहत दी जाएँ। मिलिट्री कोर्ट से देना ना लेजिटिमेसी रहती है उस सज़ा की, ना उसकी पब्लिक वैल्यू बनती है। वो जो अदल कायम करने का तसव्वुर है ना, लॉ एंड ऑर्डर, वो तब भी अचीव नहीं होता। बिकॉज लोग समझते हैं कि सिविल अदालतें फोकट है, अगर बस मिलिट्री अदालत को उससे बचो, बाकी सब अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। तो अगेन वो जो एक मुनज़्ज़म टॉप टू बॉटम लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बनती है, वो नहीं मिलती इससे आपको। तो हासिल वसूल क्या है, लेट्स सी। बाकी अगर आपको लगता है कि आप पाकिस्तान से भाग सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं, कोई ख्वाब देखते हैं कि मलेशिया चले जाऊं, तो मैं बताना चाहता हूं कि मलेशिया में जो जुमे की नमाज़ नहीं पढ़ेगा ना, तो हुकूमत कह रही है वो उनको अरेस्ट कर लेगी। तो जुमे से नहीं भाग सकते, अम्मी अब्बू से नहीं भाग सकते अपने। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।